भारत एक देश जो समय से भी पुराना है, प्राचीन है इसकी संस्कृति, पुरातन है इसका इतिहास। भारत वो भूमि है जिसे दुनिया को हजारों महापुरुष दिए। तमाम सम्राट राजाओं का ये देश भारत असमान साहस से भरा हुआ था। सम्राट अशोक और शिवाजी महाराज जैसे महान वीरों का राष्ट्र हिंदुस्तान, जिनकी वीर गाथाएं सुनकर भारतवर्ष का हर एक बच्चा बड़ा हुआ। ऐसे सम्राट साहस रखने वाले देश को गुलाम बनना पड़ा कुछ हजार अंग्रेजों का। हिंदुस्तान को आजाद होने में लगभग 2 शताब्दियां लग गयी। 18वीं शताब्दी का ये वो दौर था जब मुगल दिल्ली के बादशाह तो थे, लेकिन उनकी सत्ता लाल किले तक ही सीमित थी। New powers were rising in the region, the Indian Maratha empires. By the 1770s, the traders of the East India Company had laid the foundations of Britain's empire in India. ने तय किया कि आजादी के बाद भविष्य में फिर कभी ऐसी परिस्थिति का सामना हमें ना करना पड़े। इसके लिए जरूरी था कि हम देश में लोकतंत्र की रचना करें, जिसमें संविधान भी हो, जनता की खुद से बनाई गई सरकार भी हो। In previous lecture we have discussed about the preamble of Indian Constitution. In today's lecture we will talk about the process of amendments, different types of majorities and the powers of the parliament to amend the constitution under Article 368. आजादी से पहले संविधान निर्माताओं ने ये तय किया था कि भारत का हर एक नागरिक अपना वोट डालकर अपना प्रतिनिधि खुद चुनेगा। इन प्रतिनिधियों का कर्तव्य होगा कि ये जनता के मुद्दे, उनकी परेशानियां देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में रखेंगे। इसी सिलसिले में 25 अक्टूबर 1951 में शुरू हुए हिंदुस्तान के पहले आम चुनाव 21 फरवरी 1952 को विधि द्वारा संपन्न हुए। संविधान में ये तय किया गया कि भारत में लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल में अधिकतम 550 सीट्स होंगी। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 250 सीट्स की अधिकतम सीमा रखी गई। इसे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स असाइंड या फिर टोटल मेंबरशिप भी कहते हैं। कोई भी लॉ बनने से पहले उस लॉ को लोकसभा या राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है। उस वक्त तक क्योंकि वो लॉ नहीं बना होता है, इसलिए उसे बिल कहा जाता है। लोकसभा या राज्यसभा में बिल प्रेजेंट किए जाने के बाद अगले हाउस में यानी कि अगले सदन में भेजा जाता है। मान लीजिए बिल अगर लोकसभा में पेश किया गया है तो वहां से पहले पास होने के बाद राज्यसभा भेजा जाएगा, या अगर बिल पहले राज्यसभा में पेश किया गया है तो वहां से पास होने के बाद लोकसभा में भेजा जाएगा। यानी कि दोनों हाउसेस के द्वारा बिल सेपरेटली पास किया जाएगा। दोनों हाउसेस से बिल पास होने के बाद उस बिल को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेजा जाएगा। एक बार प्रेसिडेंट के एसेंट देने के बाद वो बिल एक्ट बन जाएगा। अभी वो सिर्फ एक्ट है। उसको फोर्स में लाने के लिए गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जो बताएगा कि ये एक्ट फोर्स में आ गया है और लॉ बन चुका है। अगर इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA दोनों हाउसेस में पास होने के बाद प्रेसिडेंट से एक्ट को एसेंट भी मिल गया है, मगर अभी भी CAA फोर्स में नहीं आया, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी तब तक ये एक्ट लॉ नहीं बनेगा और फोर्स में नहीं आएगा। एक और एग्जाम्पल में देखें तो भारत का संविधान खुद 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन फोर्स में वो नोटिफिकेशन के बाद 26 जनवरी 1950 को आया। आजकल कोई भी लॉ जब संसद बनाते हैं तो एक तरह का फ्रेमवर्क लॉ डिजाइन करती है। पार्लियामेंट के बनाए गए लॉज काफी ब्रॉड होते हैं। इन फ्रेमवर्क लॉज या दूसरे शब्दों में पेरेंट लॉज के अंदर की फाइनल डिटेल्स एग्जीक्यूटिव बनाती है, जिसे हम रूल मेकिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेचर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लेजिस्लेचर अगर ये लॉ बनाती है कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना वायलेशन ऑफ लॉ है एंड हेंस इट इज अ क्राइम, तो उसके अंदर की फाइनल डिटेल्स यानी कि लॉ तोड़ने पर कितना फाइन लगेगा, चालान होगा कि नहीं, ये सब एग्जीक्यूटिव यानी कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट तय करेगी। इसका कारण है कि जब लॉज को इम्प्लीमेंट करना और लॉ तोड़ने पर सजा देने का काम एग्जीक्यूटिव का ही है, तो क्यों ना इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए ये काम एग्जीक्यूटिव को ही दे दिया जाए। एक लोकतांत्रिक देश में अगर कोई फैसला लिया जाना है तो वो मेजोरिटी यानी बहुमत से लिया जाएगा, तभी हम उस देश को डेमोक्रेसी कह सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी दिन ऐसे हालात बन गए हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करना है, उनको हटाना है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को रिमूव करना है, ये सब फैसले लेने का काम पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट में एक बिल प्रस्तुत किया जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स उस बिल के पक्ष में या उसके विरोध में जैसा भी फैसला लेंगे वो फैसला मान्य होगा। पार्लियामेंट में कोई फैसला लेने के लिए मेनली 2 प्रकार का बिल इस्तेमाल किया जाता है। एक है ऑर्डिनरी बिल तो एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ बनाना है यानी ऐसा लॉ बनाना है जिसे बनाने के लिए संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है, तो उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते वक्त ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। दूसरी तरफ अगर किसी बिल को बनाने के लिए संविधान को बदलना पड़े तो उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं। इन सभी बिल को पास कराने की शर्त इतनी है कि बिल मेजॉरिटी से यानी बहुमत से पास किया जाना चाहिए। अलग अलग तरह के काम के लिए अलग अलग तरह की मेजॉरिटी से बिल पास करवाना होता है। इन सभी मेजॉरिटीज को पढ़ने से पहले हम मेजॉरिटी शब्द को डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए 10 लोगों के बीच एक फैसला लिया जाना है। उन 10 लोगों ने अपनी अपनी राय रखी।
लेकिन हुआ ये कि 5 लोग उस फैसले से सहमत थे तो 5 लोग विरोध में। ऐसे में निर्णय ले पाना कठिन है, लेकिन अगर एक व्यक्ति किसी एक पक्ष में चला जाए तो 6-4 के आंकड़े से कोई भी फैसला ले पाना संभव हो जाएगा। यानी आधे से एक ज्यादा हुआ तो बहुमत बन गई और इसे ही हम मेजोरिटी कहते हैं। इसी तरह पर लोकसभा में 543 सीटें हैं। इनकी मेजोरिटी होती है आधे से एक ज्यादा यानी कि 272 सीट्स की। ठीक ऐसे ही राज्यसभा में 245 सीटें हैं तो वहाँ मेजोरिटी हुई 123 सीट्स की। आइए अब ये समझने के बाद एक एक करके हम पार्लियामेंट में इस्तेमाल होने वाली मेजोरिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। पहली तरह की मेजोरिटी है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसे टोटल मेजोरिटी के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा में फिलहाल 543 सीट्स हैं और राज्यसभा में फिलहाल 245 सीट्स हैं। इन सीट्स का 50% से ज्यादा यानी कि लोकसभा में 272 सीटें और राज्यसभा में 123 सीटें एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहलाती हैं। इस मेजोरिटी का इस्तेमाल काफी कम है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी ना तो ऑर्डिनरी बिल पास कराने के लिए कंपलसरी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करने के लिए। ये मेजोरिटी लोकसभा चुनावों के समय काम आती है जब 272 सीट यानी बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद ही कोई राजनीतिक दल अपनी सरकार बना पाती है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी को डिस्कस करने के बाद चलते हैं अगली तरह की मेजोरिटी की ओर, जो है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी को डिस्कस करने से पहले समझते हैं इफेक्टिव मेंबरशिप ऑफ द हाउस क्या होता है। इफेक्टिव मेंबरशिप लोकसभा और राज्यसभा की बची हुई वो सीट्स हैं जो किसी सांसद की डेथ या किसी सांसद के रिजिग्नेशन या फिर रिमूवल से क्रिएट होती हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि लोकसभा में 3 वैकेंसी क्रिएट हुई। अब लोकसभा में 543 एमपीज की जगह 540 एमपीज है, तो ऐसे केस में इफेक्टिव मेंबरशिप हुई 540 सीट्स की। इन्हीं 540 सीट्स की मेजोरिटी यानी कि 50% से ज्यादा, जो कि 271 सीट्स होती है, इसे हम इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं। ऐसे ही राज्यसभा के केस में अगर 10 वैकेंसी क्रिएट हुई है तो इफेक्टिव मेंबरशिप होगी 235 सीट्स की और इफेक्टिव मेजोरिटी होगी 118 सीट्स की। इसमें एक बात और याद रखने वाली है कि लोकसभा की जगह कॉन्स्टिट्यूशन हाउस ऑफ द पीपल का इस्तेमाल करता है और राज्यसभा के केस में कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ स्टेट्स का इस्तेमाल करता है। ठीक उसी तरह संविधान इफेक्टिव मेंबरशिप ऑफ द हाउस की जगह दिन मेंबरशिप ऑफ द हाउस का उपयोग करता है। ये इफेक्टिव मेजोरिटी आर्टिकल 67 क्लॉज बी के तहत वाइस प्रेसिडेंट को हटाने में इस्तेमाल करी जाती है। ठीक इसी तरह आर्टिकल 90 क्लॉज सी के मुताबिक ये मेजोरिटी राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए भी इस्तेमाल करी जाती है। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए भी इफेक्टिव मेजोरिटी या फिर दूसरे शब्दों में देन मेजोरिटी ऑफ द हाउस का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजोरिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सिंपल मेजोरिटी। इस मेजोरिटी को हम एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। एग्जाम्पल हम अपना पुराना वाला ही रखते हैं जो हमने इफेक्टिव मेजोरिटी के केस में लिया था। उस एग्जाम्पल को याद करें तो लोकसभा में 3 सीट्स की वैकेंसी क्रिएट हुई थी, फिर चाहे वो किसी एमपी की डेथ से हो, डिस्क्वालिफिकेशन से या फिर रेजिग्नेशन से। ये 3 वैकेंसी लोकसभा में 543 सांसदों को कम करते हुए 540 पर ले आती है। इसी तरह राज्यसभा में भी 10 वैकेंसी क्रिएट हुई थी जो उस समय पर मेंबरशिप को 235 बनाती है। मान लीजिए किसी दिन पर लोकसभा में अवेलेबल 540 सांसदों में से 10 सांसद एब्सेंट हैं और राज्यसभा में अवेलेबल 235 सांसदों में से 20 सांसद एब्सेंट हैं। इस केस में लोकसभा की उस दिन पर अटेंडेंस 530 और राज्यसभा की अटेंडेंस 215 सीट्स की हुई। हमें ये बात भी जान लेनी चाहिए कि कोई भी सांसद किसी भी बिल के फेवर में उसके विरोध में वोट डालने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही साथ अगर वो प्रेजेंट होते हुए वोटिंग ना भी करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। इसे हम एब्सटेंशन कहते हैं। तो मान लीजिए उस दिन पर लोकसभा की अटेंडेंस 530 है और 20 सांसदों ने वोटिंग से एब्सटेन कर दिया है, यानी किसी बिल या किसी मुद्दे पर अपना वोट नहीं डाला है। ऐसे केस में लोकसभा में प्रेजेंट एंड वोटिंग सांसद हुए 510। यहाँ पर मेजोरिटी यानी 50% वोट हुए 255 सीट्स और इसे ही हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। ठीक ऐसे ही हम राज्यसभा के केस में भी मान लेते हैं उस दिन राज्यसभा में 215 सांसद प्रेजेंट थे। इनमें से 20 सांसदों ने वोटिंग से एब्सटेन कर दिया, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग सांसद हुए 195 और इस केस में मेजोरिटी बनेगी 98 सीट्स पर और इसे ही हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। सिंपल मेजोरिटी ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी हम सिंपल मेजोरिटी से ही करते हैं। एक आखिरी तरीके की और मेजोरिटी होती है जिसे हम स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना हो यानी संविधान को बदलना हो तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी में 2 तरह की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है, तब जाकर मेजोरिटी हासिल होती है। पहली कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी है वो है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जो कि लोकसभा के लिए 272 है और राज्यसभा के लिए 123 है। ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी ही है जो हमने कुछ समय पहले पढ़ी थी। तो पहली कंडीशन ये थी स्पेशल मेजोरिटी के लिए। दूसरी कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी है वो है उस दिन जितने सांसद प्रेजेंट हों और वोटिंग कर रहे हों
उनमें से 2/3 यानी 2/3 बहुमत हासिल करना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्लियामेंट में किसी एक दिन पर लोकसभा में 450 मेंबर्स मौजूद हैं और वोटिंग भी कर रहे हैं, तो ऐसे केस में स्पेशल मेजोरिटी हासिल करने के लिए सबसे पहले 272 नंबर ऑफ वोट्स हासिल करने होंगे, जिसे हम मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस भी कहते हैं। ये मेजोरिटी फिक्स है और चेंज नहीं होती है। अब जो 450 सांसद प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं, इसमें दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 2/3 ऑफ वोट्स यानी कि 300 वोट्स की ज़रूरत है। इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने पर स्पेशल मेजोरिटी अचीव हो जाएगी। इसमें ये बात याद रखने जैसी है कि अगर उस दिन अच्छे नंबर्स पर सांसद पार्लियामेंट में मौजूद है तो 2/3 मेजोरिटी हासिल करते ही 272 का मार्क खुद ब खुद अचीव हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि उस दिन सिर्फ 240 मेंबर्स पार्लियामेंट में मौजूद हैं और वोटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे केस में 2/3 मेजोरिटी होगी 160 वोट्स की। इस सिचुएशन में 272 वोट्स का मिनिमम फिगर अचीव नहीं हो पाएगा, जिस वजह से स्पेशल मेजोरिटी हासिल नहीं हो पाएगी। स्पेशल मेजोरिटी को हासिल करने के लिए 272 सीट्स को हासिल करना ज़रूरी है, जो कि एक फिक्स और मिनिमम नंबर है। और 2/3 मेजोरिटी कम ज़्यादा होती रहती है, जो डिपेंड करता है कि उस दिन कितने सांसद पार्लियामेंट में मौजूद थे। अगर लोकसभा में देखें तो इस समय 543 सीट्स हैं। इसकी 2/3 मेजोरिटी बनी 362, जो कि 2/3 मेजोरिटी के लिहाज से मैक्सिमम मेजोरिटी है। ये कम ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कितने सांसद उस दिन मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, मगर ये 272 के मार्क्स से कम नहीं होगी। कम हुई तो स्पेशल मेजोरिटी हासिल नहीं हो पाएगी। तो स्पेशल मेजोरिटी 272 से 362 वोट्स के बीच वेरी करेगी। सिमिलरली राज्यसभा के केस में लोएस्ट नंबर जिसमें आप मेजोरिटी गेन कर सकते हैं वो टोटल मेंबरशिप यानी 245 का 50% है, जो 123 वोट्स बनता है। इसके अलावा राज्यसभा में अगर सभी सांसद प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, मतलब सभी 245 मेंबर्स उस दिन पर एक्टिव हैं, तो 2/3 मेजोरिटी होगी 163 वोट्स की, जो कि मैक्सिमम नंबर है। राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी को अचीव करने की रेंज 123 वोट्स से 163 वोट्स के बीच वेरी करेगी। स्पेशल मेजोरिटी अचीव करना कठिन है, लेकिन अगर कोई पार्टी ऐसा करने में कामयाब रहती है तो वह संविधान को अमेंड कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी का इन लोकसभा चुनावों में 400 पार का नारा लगाना और विपक्ष का संविधान बदल देने की आशंका में उनको घेरना भी स्पेशल मेजोरिटी पर बना हुआ मुद्दा था। स्पेशल मेजोरिटी संविधान को अमेंड करने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने जैसे गंभीर मुद्दों पर काम आती है। इस प्रोसेस में दोनों हाउसेस यानी राज्यसभा और लोकसभा में सेपरेटली स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब अगर लोकसभा से बिल इनिशिएट हुआ है तो 543 सीट्स का 2/3 विच इज 362 वोट्स चाहिए होंगे। ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लगभग 70 से ज्यादा अमेंडमेंट्स 1990 से पहले हुए थे, जब कांग्रेस पावर में थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कांग्रेस के पास इतने सांसद लगभग हर बार होते थे कि वो स्पेशल मेजोरिटी अचीव कर सकें। वी हैव डिस्कस्ड ऑल टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज हियर, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, powers of the parliament under article 368 and we will also be discussing article 368 itself। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमेंडमेंट आखिर होता क्या है। अमेंडमेंट का मतलब होता है जो कुछ भी लिखा है उसमें वेरिएशन करना। अमेंडमेंट का मतलब होता है जो कुछ भी लिखा है उसमें कुछ एडिशन करना। अमेंडमेंट का मतलब लिखे हुए प्रोविजंस को रिमूव करने से भी है, यानी लिखे हुए प्रोविजंस में वेरिएशन, एडिशन और रिमूवल, ये तीनों चीजें अमेंडमेंट कहलाती हैं और उसके दायरे में आती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज मतलब अमेंड करने की प्रोसेस आर्टिकल 368 में दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होने के बाद वो बिल प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं, उसके बाद वो बिल एक्ट बन जाता है और गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बाद वो एक्ट एक लॉ बन जाता है। एक बिल के एक्ट बनने के प्रोसेस में 2 स्टेप का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहला है कि वो बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाना चाहिए। दूसरा है कि बिल दोनों हाउसेस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेजा जाना चाहिए, जहां प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने के बाद बिल एक्ट बन जाता है। तो अगर हम इस पाई ग्राफ को देखें तो जो 70% ग्राफ है ये वो अमेंडमेंट्स हैं जो एक बिल के लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर प्रेसिडेंट एसेंट के बाद फोर्स में आ जाते हैं। बाकी का जो 30% ग्राफ है ये वो अमेंडमेंट्स हैं जो अकेले पार्लियामेंट अपने दम पर नहीं कर सकती है। ये संविधान के 30% प्रोविजंस हैं जिन्हें अमेंड करने के लिए सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद और प्रेसिडेंट के एसेंट मिलने भर से काम नहीं चलेगा। इन 30% प्रोविजंस का अमेंडमेंट करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर्स यानी विधानसभा से भी अप्रूवल लेना होगा। सिर्फ तभी उन 30% संविधान के प्रोविजंस में बदलाव लाया जा सकता है। इसके पीछे का कारण है भारत का फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम यानी वो सिस्टम
जिसमें पावर सेंटर और स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन पार्लियामेंट के किसी ऑर्डिनरी लॉ से नहीं किया जाता है। अगर ऐसा किया जाता तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट इसी वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसी ऑर्डिनरी लॉ से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से सुनिश्चित किया जाता है। भारत की पार्लियामेंट के पास संविधान के अधिकतर प्रोविजंस को खुद से बदलने की ताकत होती है। जैसे हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट हैं। पहली लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जो सेंटर को दिए गए हैं, सेकेंड लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट को दिए गए हैं, और तीसरी लिस्ट के सब्जेक्ट सेंटर और स्टेट दोनों को बिलोंग करते हैं। अगर मान लीजिए कि शेड्यूल 7 को पार्लियामेंट यानी सेंटर अपनी आर्टिकल 368 की पावर्स का इस्तेमाल करके तीनों लिस्ट के सब्जेक्ट्स अपने दायरे के अंदर ले आती है, तो क्या भारत उस स्थिति में फेडरल नेशन रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या संविधान के ऐसे प्रोविजंस जो फेडरलिज्म को अफेक्ट करते हैं उन्हें बिना स्टेट लेजिस्लेचर्स की सहमति से पास करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए स्टेट्स का ऐसे अमेंडमेंट्स में इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। तो भारत का संविधान प्राइमरीली 2 तरीके से अमेंड किया जाता है। एक है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास होकर प्रेसिडेंट एसेंट मिलने के बाद उस अमेंडमेंट को फोर्स में लाया जाना, और दूसरी सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूशन के उन प्रोविजंस के साथ बनती है जो फेडरलिज्म को अफेक्ट करते हैं। इस सिचुएशन में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से बिल पास होने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर्स में सिंपल मेजॉरिटी से भी पास किया जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट एसेंट मिलने पर उस अमेंडमेंट को फोर्स में लाया जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर्स में यूटीज इंक्लूडेड नहीं है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी और बाकी सभी यूटीज इंक्लूडेड नहीं है। ऐसे अमेंडमेंट्स के लिए कम से कम 14 यानी कि आधे स्टेट लेजिस्लेचर्स में सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होना कंपलसरी है। सिर्फ तभी उन प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है जो फेडरलिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो एक बार प्रोसेस को देख लेते हैं जो इस तरह के अमेंडमेंट्स में फॉलो किया जाता है जिनमें फेडरलिज्म अफेक्ट होता है। तो बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाता है। इसके बाद वो बिल सभी स्टेट लेजिस्लेचर्स को भेजा जाता है। इसके बाद कम से कम आधी स्टेट लेजिस्लेचर्स यानी विधानसभा को सिंपल मेजॉरिटी से ये बिल पास करना होगा। इसके बाद वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा जहां वो अपना एसेंट देंगे और फाइनली वो बिल एक्ट बन जाएगा और गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बाद लॉ बनकर फोर्स में आ जाएगा। अगर आधी स्टेट लेजिस्लेचर्स में बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं हो पाता है तो वो बिल कोलैप्स कर जाएगा और लॉ नहीं बन पाएगा। Now let's discuss the Article 368 and the powers of the Parliament to amend the Constitution under Article 368. Article 368 में पहला क्लॉज कहता है notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provisions of this Constitution in accordance with the procedure laid down in this article. Notwithstanding का मतलब है irrespective of, यानी संविधान के दूसरे प्रोविजंस में जो कुछ भी लिखा है उसके पृथक पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स का मतलब है पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 368 में लिखे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए संविधान के प्रोविजंस को एडिशन वेरिएशन के प्रोसेस में अमेंड या फिर रिपील तक कर सकती है। तो क्लॉज 2 में इसका प्रोसीजर भी दिया हुआ है। आर्टिकल 368 क्लॉज 2 कहता है कि एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of the parliament, and when the bill is passed in each house of a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting, it shall be presented to the president who shall give his assent to the bill, and thereupon the constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill। ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 70% कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से सेपरेटली पास होकर प्रेसिडेंट असेंट मिलने के बाद एक्ट बन जाते हैं और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के बाद लॉ बनकर फोर्स में आ जाते हैं। आमतौर पर गवर्नमेंट ही कोई बिल पार्लियामेंट में पेश करती है, कोई इंडिविजुअल सांसद ऐसा नहीं करता है क्योंकि बिल पास करवाने की मेजॉरिटी उसके पास होना बहुत कठिन है। वैसे ज्यादातर केसेस में कोई मिनिस्टर ही बिल इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन प्राइवेट मेंबर भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है, यानी जो मिनिस्टर नहीं है सिर्फ सांसद है वो भी बिल पेश कर सकता है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि बिल के अंदर बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे हमारे देश में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था तब उस अमेंडमेंट से संविधान में बहुत सारे बदलाव हुए। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 में बदलाव आना, शेड्यूल 9 का ऐड होना, ये सभी बदलाव सिर्फ एक बिल के पास होने से आए थे।
इसके बाद आर्टिकल 368 में लिखा है प्रोवाइडेड दैट इफ सच अमेंडमेंट सीक्स टू मेक एनी चेंज इन। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है कंडीशन से, कुछ शर्तों से जो आर्टिकल क्लॉज 2 पर लागू होते हैं। तो आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में दिए गए अमेंडमेंट के प्रोसीजर पर कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं। इसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट इफ सच अमेंडमेंट सीक्स टू मेक एनी चेंज इन आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 73, आर्टिकल 162 और आर्टिकल 241, चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 और चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11। सी एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एंड पार्लियामेंट ई और द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल। इन सब प्रोविजन में दिए गए आर्टिकल्स या शेड्यूल्स को अमेंड करने के लिए या उनमें कोई भी छोटे से छोटा बदलाव लाने के लिए सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करवाकर प्रेसिडेंट का एसेंट लेकर काम नहीं चलेगा। बिल को प्रेसिडेंट एसेंट के लिए भेजने से पहले स्टेट लेजिस्लेचर्स में भेजना होगा, जहां आधे से ज्यादा स्टेट्स को सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करना होगा, तभी जाकर बिल लॉ बन सकता है। ये वही 30% संविधान के प्रोविजंस हैं जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, जिनमें फेडरलिज्म इफेक्ट होता है। आर्टिकल 368 में आगे लिखा है द अमेंडमेंट शैल ऑल्सो रिक्वायर टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स by resolution to that effect passed by those legislatures before the bill making provision for such amendment is presented to the president for assent। ये वही बात है जो हमने अभी डिस्कस करी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से बिल पास होकर स्टेट लेजिस्लेचर्स के रेटिफिकेशन के लिए जाएगा। जहाँ आधे से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर्स सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करेंगी, प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ये बिल लॉ बन जाएगा। तो कुछ संविधान के प्रोविजंस जो फेडरलिज्म को अफेक्ट करते हैं वो प्रोविजन टू आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में प्रोविजो A to E में मौजूद है। ऐसे प्रोविजंस को बिना स्टेट लेजिस्लेचर्स के रेटिफिकेशन के अमेंड नहीं किया जा सकता है। So let's discuss what are these provisions to Article 368 Clause 2 from A to B. These are the provisions which affect the federal structure of the nation. तो A provision में Article 54, Article 55, Article 73, Article 162 और Article 241 mentioned है। Article 54 और 55 प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित आर्टिकल्स हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिर्फ सेंटर के नहीं है बल्कि सभी स्टेट्स के भी हैं। तो अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस में कोई बदलाव लाना है तो स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन और अप्रूवल जरूरी है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट और सेंटर इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा सारी यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करती हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस में कोई भी चेंज अगर लाना हो या फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना हो, ये सब बिना स्टेट लेजिस्लेचर्स के अप्रूवल के पॉसिबल नहीं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस में कोई भी बदलाव बिना स्टेट लेजिस्लेचर्स के अप्रूवल के नहीं लाया जा सकता है। इसी वजह से प्रोविजो ए में आर्टिकल 54 और 55 मेंशन्ड है। इन आर्टिकल्स को पार्लियामेंट अकेले अपनी आर्टिकल 368 क्लॉज 1 की पावर्स और 368 क्लॉज 2 के प्रोसीजर फॉलो करके अमेंड नहीं कर सकती है। इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर्स का अप्रूवल लेना कंपलसरी है। इसी तरह के आर्टिकल्स प्रोविजो ए टू ई में मौजूद हैं। तो प्रोविजो ए में आगे आर्टिकल 73 और 162 मेंशन करे गए हैं। आर्टिकल 73 हमें एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द सेंटर बताता है और आर्टिकल 162 टॉक्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट। एक्सटेंट का मतलब होता है लिमिट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। फेडरलिज्म का एक ऐसा सिस्टम जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स सेंटर और स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है। पावर्स लिमिटेड हैं। अगर सेंटर के पास ज्यादा पावर्स हो तो स्टेट की पावर्स कम हो जाती हैं। अगर स्टेट की पावर्स ज्यादा हो तो सेंटर की कम हो जाती हैं। इट इज लाइक अ सीसॉ, व्हाटएवर चेंज यू विल मेक इन द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स इट विल गोइंग टू अफेक्ट एक्सटेंट ऑफ पावर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंटर ईदर वेज। इस वजह से अगर सेंटर की पावर्स बढ़ानी हो तो स्टेट की कम हो जाएंगी और स्टेट की बढ़ानी हो तो सेंटर की कम हो जाएंगी। दोनों ही केसेस में सेंटर और स्टेट इफेक्ट हो रहे हैं। इस वजह से अगर आर्टिकल 73 और 162 में कोई बदलाव किया जाता है तो उसके लिए स्टेट्स का अप्रूवल और रेटिफिकेशन जरूरी है। अब बात कर लेते हैं प्रोविजो बी के बारे में। प्रोविजो बी मेंशंस चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 एंड चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। अगर मान लीजिए कि सेंटर और स्टेट के बीच किसी मैटर पर डिस्प्यूट हो जाती है या फिर दो स्टेट के बीच डिस्प्यूट हो जाती है या कुछ स्टेट सेंटर के साइड हैं और कुछ स्टेट्स का अपना पक्ष है, इन सब मैटर्स में जजमेंट देने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन मान लीजिए पार्लियामेंट अकेले ही दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करवाकर प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद एक लॉ बना देती है कि अब से सुप्रीम कोर्ट अब सेंटर के डायरेक्शंस के अनुसार काम करेगा। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा और स्टेट के इंटरेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज करे जाएंगे। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रोविजंस में अगर कोई भी बदलाव करना है तो उससे के लिए स्टेट्स का रेटिफिकेशन जरूरी है। आगे चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हायर जुडिशरी की बात करता है। हायर जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
तो अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस में कोई भी बदलाव करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर्स का कंसेंट कंपलसरी है, उसके बिना कोई बदलाव नहीं लाया जा सकेगा। इसके बाद चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 में सेंटर और स्टेट के बीच लेजिस्लेशन से रिलेटेड प्रोविजंस है। हम इसके बारे में आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, लेकिन अगर इन प्रोविजंस में भी कोई बदलाव होता है तो वो भी बिना स्टेट लेजिस्लेचर्स के अप्रूवल के नहीं हो सकता है। इसके बाद प्रोविजो सी में लिखा है एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में स्टेट और सेंटर के बीच एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को 3 लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहली लिस्ट में सेंटर के सब्जेक्ट्स मौजूद है, दूसरी में स्टेट के और तीसरी लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों के कॉमन सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। इस वजह से पार्लियामेंट 368 क्लॉज 2 में दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करके और 368 क्लॉज 1 की अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अकेले 7th शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा करना भारत के फेडरल सिस्टम पर असर डालेगा। इस वजह से अगर 7th शेड्यूल में कोई भी बदलाव लाना है तो प्रोविजर टू आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। प्रोविजर डी टू आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट मेंशन्ड है। इसका यह मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की राज्यसभा के अंदर कुछ नंबर ऑफ सीट्स हैं जैसे बाकी सभी स्टेट्स की होती हैं, तो पार्लियामेंट मान लीजिए किसी दिन उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में बढ़ा देती है क्योंकि वहाँ उसकी सरकार है, और मान लीजिए तमिलनाडु की सीट्स वो राज्यसभा में कम कर देती है क्योंकि वहाँ उसकी सरकार नहीं है। तो ऐसे केस में भारत का फेडरल स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए जरूरी है कि स्टेट्स का अप्रूवल लिया जाए जिससे फेडरल सेटअप सुरक्षित रह सके। आखिरी प्रोविजो यानी प्रोविजो ई टू आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि हम बाकी प्रोविजंस को बचाते रह जाएं और तब तक पार्लियामेंट इसी आर्टिकल यानी आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दे और अपनी पावर्स बढ़ाकर स्टेट लेजिस्लेचर्स को पावरलेस कर दे। इस वजह से इस पूरे आर्टिकल में भी अगर कोई भी बदलाव करना है तो उससे के लिए भी स्टेट लेजिस्लेचर से उनकी राय जानने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इन सभी प्रोविजन फ्रॉम ए टू ई में लिखे प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए यानी कि भारत के फेडरल सेटअप में अगर कोई अमेंडमेंट असर डालता है तो उसको अमेंड करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो होगा उसको एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बिल राज्यसभा या लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर्स को भेजा जाएगा, जहां पर आधे से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर्स को बिल के फेवर में वोट डालना होगा। इस वक्त भारत में 28 स्टेट्स हैं, तो 14 स्टेट लेजिस्लेचर्स को सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करवाना होगा। अगर 14 स्टेट्स इसके फेवर में अपना रेटिफिकेशन दे देती हैं तो फिर बिल पास हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी के बचे 14 स्टेट्स ने अपना अप्रूवल दिया है कि नहीं, या फेवर में वोट डाला है या अगेंस्ट में। हाँ, लेकिन अगर 14 से कम स्टेट लेजिस्लेचर सिंपल मेजोरिटी से बिल फेवर में अप्रूव नहीं करवा पाती हैं तो बिल कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर पास करवा लेती हैं तो बिल प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेजा जाएगा, जहां पर प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने के बाद बिल एक्ट बन जाएगा और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के बाद एक्ट लॉ बनकर इन्फोर्स कर दिया जाएगा। एक बार 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए पार्ट 9B को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था। लेकिन अगर हम शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 चेक करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सब्जेक्ट स्टेट्स को दिया गया है। कायदे से तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में बिल पास करवाकर स्टेट रेटिफिकेशन के लिए भेजना चाहिए था, क्योंकि शेड्यूल 7 को अमेंड करने में स्टेट्स भी इफेक्ट हो रही हैं, मगर ऐसा नहीं करा गया और पार्लियामेंट ने अकेले ही बिल पास कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को राजेंद्र शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में चैलेंज किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पार्ट 9B की काफी प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया, क्योंकि इस अमेंडमेंट में देश का फेडरल सिस्टम इफेक्ट हो रहा है। इसके बावजूद इसमें आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में दिए गए प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। हमने ये दो तरह के तरीके जाने, जिसमें पहले में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को दोनों हाउसेस में पास करवाना होता है और दूसरे तरीके में आधे से ज्यादा स्टेट्स के रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। इसमें एक तीसरा तरीका भी है जिसमें सिर्फ ऑर्डिनरी बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास करवाकर भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन ये संविधान के बहुत लिमिटेड पोर्शन के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर शेड्यूल 5 में दिए गए कंटेंट को अमेंड करना है तो उससे के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आर्टिकल 368 के अंदर पास करवाने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल 5 पैरा 7 के सब पैराग्राफ 1 में लिखा है, पार्लियामेंट में टाइम टू टाइम बाय लॉ अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस शेड्यूल and when the schedule is so amended, any reference to this schedule in this constitution shall be construed as a reference to such schedule as so amended. Sub para 2 में लिखा है, no such law as it mentions in sub paragraph 1 of this paragraph shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 68. तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो भी लॉ शेड्यूल 5 के अंदर पास किया गया है उसके लिए पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के प्रोसीजर के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करवाने की जरूरत नहीं है,
पार्लियामेंट ऑर्डिनरी बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास करवाकर भी 5th शेड्यूल को अमेंड कर सकती है। ठीक इसी तरह शेड्यूल 6 भी पार्लियामेंट ऑर्डिनरी बिल पास करके अमेंड कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 368 पढ़ते हुए हमें सिर्फ 2 तरह के अमेंडमेंट्स को मेजरली याद रखना है। एक है जिसमें स्टेट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है और एक है जिसमें स्टेट्स का अप्रूवल कंपलसरी होता है। संविधान निर्माताओं ने जब आर्टिकल 368 लिखा था तब उसमें ओरिजिनली सिर्फ क्लॉज 2 लिखा हुआ था, यानी कि सिर्फ प्रोसीजर मेंशन्ड था। लेकिन फिर पार्लियामेंट ने इस आर्टिकल में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर आर्टिकल 368 में क्लॉज 1 और क्लॉज 3 को जोड़ दिया। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और कोर्ट से मिल रहे लीगल चैलेंजेस को नलीफाई करने के लिए इन दोनों क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ इंदिरा गांधी कैबिनेट ने आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 और क्लॉज 5 भी ऐड करे थे। आर्टिकल 368 क्लॉज 1, क्लॉज 3, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को ऐड करने की वजह थी इंदिरा गांधी कैबिनेट के बनाए लॉज। जब कोर्ट किसी प्रोविजन का हवाला देकर कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती थी तो इंदिरा गांधी की सरकार उस प्रोविजन को ही अमेंड कर देती थी। जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए सरकार ने आर्टिकल 368 में क्लॉज 1, क्लॉज 3, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ऐड करे थे, जिससे वो अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर सके और कोर्ट उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर न कर पाए। क्योंकि क्लॉज 4 और क्लॉज 5 कहते थे कि पार्लियामेंट की पावर्स अनलिमिटेड हैं और पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है और आर्टिकल 368 के अंदर करे गए अमेंडमेंट्स कोर्ट के रिव्यू से बाहर है और बाकी क्लॉज 1 और क्लॉज 2, क्लॉज 4 और 5 के सपोर्टिंग क्लॉज थे। बिना क्लॉज 4 और 5 के क्लॉज 3 ज्यादा अंतर नहीं डालता है, इस वजह से कोर्ट ने सिर्फ क्लॉज 4 और 5 को ही वॉइड डिक्लेयर किया। और अब आर्टिकल 368 में 3 क्लॉज ही मौजूद है, यानी कि आर्टिकल 368 क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3। इनमें से 2 क्लॉज को हम यानी क्लॉज 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आर्टिकल 368 क्लॉज 3 को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रोविजन डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा बन सकता था। इसमें लिखा है नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। आर्टिकल 13 के हिसाब से कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करता है तो जुडिशरी उसको रिव्यू करेगी और अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स से कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट अपनी आर्टिकल 13 की पावर्स का इस्तेमाल करके उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 368 क्लॉज 3 में ये लिखा है कि कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा किया गया अमेंडमेंट लॉ की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है। पार्लियामेंट का ऐसा अमेंडमेंट उसकी पावर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अब सारी ताकत पार्लियामेंट के हाथों में है। देश के नागरिकों के अधिकार भी अब पार्लियामेंट के हाथों में है। अगर वो चाहें तो हम सबके फंडामेंटल राइट्स एक अमेंडमेंट करते ही छीन सकते हैं। क्लॉज 3 के मुताबिक क्योंकि अमेंडमेंट लॉ की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इस वजह से क्लॉज 4 और क्लॉज 5 के तहत जुडिशरी अपनी आर्टिकल 13 की पावर्स का इस्तेमाल अमेंडमेंट्स पर नहीं कर सकती है, यानी कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस के अपने जजमेंट में कहा कि अमेंडमेंट को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कोर्ट्स की पावर छीनता है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है। इस वजह से कोर्ट ने आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। आज का सिनेरियो ये है कि आर्टिकल 368 का क्लॉज 3 संविधान में मौजूद है और केशवानंदा भारती केस के जजमेंट के मुताबिक अमेंडमेंट लॉ नहीं होते हैं। लेकिन जब तक वो अमेंडमेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट नहीं करती है, सिर्फ तब तक ही वो फोर्स में रह सकती है। कोर्ट ने इस केस में क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को स्ट्रक डाउन करके जुडिशियल रिव्यू को अमेंडमेंट्स पर भी लागू कर दिया। इस पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम आर्टिकल 13 पढ़ते हुए गहराई से समझेंगे। आज हमने आर्टिकल 368 को डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आई होप यू हैव एंजॉयड डिस्कशन ओवर आर्टिकल 368 इन दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।